नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आज हम लोग हमारे साथ खास मेहमान है स्टेटमेंट हिंदी पे डॉक्टर शरद कोहली। जाना पहचाना नाम है, अर्थव्यवस्था के मास्टर हैं। जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बेबाकी से जवाब देते हैं। आपको कुछ पढ़ना है नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप किताब नहीं, अर्थव्यवस्था के ग्रंथ हैं। स्वागत है डॉक्टर शरद कोहली साहब। नमस्कार संजीव, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। डॉक्टर साहब, आज हम लोग दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो 2025 जो जा रहा है अब, इसमें भारत ने आर्थिक रूप से क्या पाया क्या खोया, दुनिया ने क्या खोया क्या पाया जाते हुए साल में। और आप उसके बाद सेकंड पार्ट हम इसमें करेंगे 2026 में कहाँ खड़ा होगा भारत आर्थिक नजरिए से, और दुनिया कहाँ खड़ी होगी, दुनिया में भारत कहाँ खड़ा होगा। स्वागत है। बात शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के कि डॉक्टर शरद कोहली, भारत ने, पहले भारत पे ही बात कर लेते हैं, 2025 में अर्थव्यवस्था के रूप में क्या खोया क्या पाया। इसमें डॉलर, रुपया डाउन, चांदी सोना बढ़ा, टैरिफ लगा, अमेरिका का, दुनिया भर की चीजें हैं। बिल्कुल संजीव, 2025 बहुत ही उथल पुथल वाला साल रहा, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। और 2025 में हमने 2 अप्रैल को, मुझे याद है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ की पॉलिसी लॉन्च करी जब वो राष्ट्रपति बने पिछले नवंबर में। और जनवरी से उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने अप्रैल में आते ही, पहले मुझे लग रहा है पहले से मन बना के आए हुए थे, 2 अप्रैल से उन्होंने लागू करी और पहले 25% लगाया भारत के ऊपर और उसके बाद 50% लगा दिया। तो इस कारण से 50-60 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। बहुत सारा सामान यहाँ से जाता था। मैं था वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि उसमें से ज्यादातर प्रभावित हुआ है, जिसमें लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। बहुत लंबी फेहरिस्त है संजीव सामान की जो यहाँ से जाता था, तो वो सभी प्रभावित हुआ। और उसके प्रभावित होने से इसको मैं अगर 2025 को एक आर्थिक दृष्टि से नया नाम दूं संजीव, तो मैं नया नाम दूंगा कि ये साल ट्रांजिशन का था। ट्रांजिशन को हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, तो आप एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जा रहे हैं। तो मैं, हालांकि बहुत से लोग 2025 को मिला जुला साल कहते हैं भारत अर्थव्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये, अगर हम टैरिफ से हुआ जो थोड़ा बहुत नुकसान है उसको अगर हम एक तरफ रख के बात करें, वो भी मैं नुकसान नहीं कहूंगा, अभी मैं आ रहा हूं उस पे। तो मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। अच्छा साल इसलिए रहा है क्योंकि जो नुकसान हुआ भी है, तो अमेरिका के ऊपर जो हमारी निर्भरता थी संजीव, बहुत काफी बड़ी मात्रा में निर्भरता थी, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स को मौका मिला। एक जब आपको झटका लगता है ना, एक तो आप फिर दूसरे दूसरे ऑल्टरनेट्स ढूंढने लगते हैं। तो भारतीय एक्सपोर्टर्स को यह मौका मिला कि उन्होंने बाकी मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बाकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। करीब 40 देश ऐसे हैं जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स ने संपर्क स्थापित किया, और काफी हद तक वहां से उनको ऑर्डर्स भी, अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो ऑर्डर्स उनको मिलने शुरू हो गए हैं। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सोचा था कि अब भारत की अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर पूरी डिपेंडेंट है और ये तो घुटने पे आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं 2025 को अच्छा, कि सबसे बड़ा झटका जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा था वो यही था। और उसके अलावा अच्छी बातें हुई, तो अच्छी बातों की लिस्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं। जीएसटी का कम होना है सबसे बड़ा जो आर्थिक बदलाव मैं मानता हूं, कि जीएसटी 2.0 जिसको हम कहते हैं, जिसने कि यहाँ पर डिमांड को एक नई रफ्तार दी है। आपकी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई, कंज्यूमर गुड्स सस्ते हुए, वाइट गुड्स सस्ते हुए, उससे गाड़ियां सस्ती हुई, उससे लोगों ने जाके भर भर के, जब से ये आया 22 सितंबर के बाद से, लोगों ने भर भर के खरीदारी करी है। और कुछ लोग रुपए के कमजोर होने को भी एक खराब चीज मानते हैं डॉलर के मुकाबले, कि रुपया कमजोर हुआ है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि रुपए कमजोर की बजाय डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ है। उसका असर रुपए पर ऑब्वियसली होता ही होता है, पर दोनों थोड़ी सी अलग चीजें हैं। थोड़ी सी दोनों फर्क चीजें हैं। ये जो लोग फॉरेन एक्सचेंज और आर्थिक जगत से जुड़े हैं वो बेहतर समझ पाएंगे। आम आदमी को ये अटपटी सी बात लगती है कि तराजू का एक पलड़ा ऊपर करो तो दूसरा अपने आप नीचा हो जाता है। भाई ये कौन सी थ्योरी हमें समझा रहे हो? ठीक है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, असर तो खरबूजा गिरे चाकू पर, या चाकू गिरे खरबूजे पर,
कटना तो खरबूजे नहीं है, ठीक है। डॉलर मजबूत हो या रुपया कमजोर हो, असर तो हमारे रुपए पर ही होना है। इसको इस तरीके से देखते हैं, पर ऐसे हमेशा होता नहीं है। रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम नहीं हुई, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन हमारे देश में, जो मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो रुपए की परचेजिंग पावर बनी हुई है। डॉलर, यहाँ से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पैसा बेइंतहा निकाला है। करीब $20 बिलियन के आसपास पैसा इस साल वो निकाल चुके हैं, जिसकी वजह से आपको रुपया कमजोर दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है पीछे रिकवर भी किया है, 91 तक चला गया था, अब वो 89-90 के बीच में घूम रहा है। रिजर्व बैंक ने भी इंटरवीन किया है। उसको कुछ लोग नेगेटिव मानते हैं, पर मैं अभी उसको नेगेटिव नहीं मान रहा, इसलिए संजीव, क्योंकि जब तक आम आदमी की जेब पर इसका असर ना पड़े, तब तक मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता हूं। मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुआ हूं, और मैं बातें आम आदमी की अर्थव्यवस्था की करता हूं। मैंने मैंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया हुआ है, और काफी पढ़ाई करी, पर मैं नहीं मानता कि आप अपनी भारी भरकम मुश्किल थ्योरीज बता के लोगों को ये दिखलाएं कि आपके पास बहुत नॉलेज है। मुझे लगता है जितना जमीनी स्तर पे आम आदमी के जीवन की अर्थव्यवस्था से हम जुड़े रहते हैं, उतना ही लोगों तक हम आर्थिक मामलों को ज्यादा समझा पाते हैं। तो लोग देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो रुपया महंगा अगर हो भी रहा है, रुपया कमजोर हो भी रहा है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अभी इतनी ज्यादा महंगी होती नहीं दिख रही है। अच्छा, मेन चीज हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल, 86-87% हमारी जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। अच्छा, किस्मत अच्छी थी कि क्रूड ऑयल का दाम, इधर रुपया कमजोर हुआ, उधर क्रूड ऑयल का दाम गिरने लग गया। बीच में तो $60 से नीचे भी आ गया था। आज भी जब हम बात करें तो 62-63 डॉलर है। तो जो रुपए के कमजोर होने का इम्पैक्ट था, वो क्रूड ऑयल ने सस्ता होकर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, और अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरी की पूरी आपकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर असर पड़ता है। तो इसलिए मैं रुपए को कमजोर होना भी अभी फिलहाल, ये फिलहाल की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं इसको इतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं मानता। और वापस फायदे की बात पर आए तो लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड सामने आया। बहुत सारे लेबर के लॉज थे, 28-29 लॉज थे, उनको मिला के 4 लेबर कोड बिल बना दिए गए। तो मैं समझता हूँ वर्कर्स के लिए, कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए एक अच्छी तरफ कदम उठाए। जमीनी तौर पर जैसे जैसे वो लागू किए जाएंगे, हमें उनका असर, उनका पॉजिटिव असर, मैं कहूँ सकारात्मक असर हमें दिखने लग जाएगा। ये, उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने 8.2 का जो नंबर दिया है, आखिरी जो जीडीपी का नंबर आया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था जब मात्र 2.5% पे ग्रो कर रही है, इस बीच में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2, 3 गुना से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा, 3.5 गुना हमारी ग्रो कर रही है। तो ये मैं बहुत तारीफ की मानता हूँ। इकोनॉमिक्स में हम एक टर्म यूज करते हैं संजीव, उसको हम ग्लोबल हेडविंड्स कहते हैं। मतलब जहाज जब उड़ रहा है, तो हवा जब उस जहाज के खिलाफ चल रही होती है, तो जहाज को उड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है, जहाज की स्पीड भी कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है, बताते हैं मुझे पायलट्स के। उसको, उसमें एटीएफ भी ज्यादा लगता है, फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ऐसे हालात में जब ग्लोबल हेडविंड्स हमारे खिलाफ थी, ऐसे में हम 8.2, तो मैं समझता हूँ किसी के लिए भी, ये अंग्रेजी में बोलता हूँ एनवी, ये एक ईर्ष्या का विषय हो जाता है कि ये देश, 140-45 करोड़ लोगों का देश, ये कैसे 8.2 पे बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाह रहा था कि अच्छी बात अर्थव्यवस्था में हो कि हमारी जो डोमेस्टिक मांग है, कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन में कोई अभी कमी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, जो देश की समस्याएं हैं, मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ, गरीबी है, बेरोजगारी है, और अमीरी और गरीबी का गैप है, कृषि संबंधित समस्याएं हैं, पोषण की समस्याएं हैं, गांव में एजुकेशन की समस्या है, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी बाकी की देश की समस्याओं, क्योंकि हम 8.2 पे बढ़े तो हमारी समस्याओं का समाधान हो गया, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो जो प्रोग्रेस दिखाई है पिछले 1 साल में, वो प्रोग्रेस वाकई नोटिसिएबल है। और वो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को, दुनिया भर के जो थिंक टैंक हैं, जो इकोनॉमिक्स में सोचते हैं, उनको मजबूर कर रही है सोचने पर कि ऐसा क्या इस देश ने किया है कि जब हम 2.5% भी नहीं बढ़ रहे। क्योंकि बहुत सारे जो अपने आप को विकसित कहते हैं, वो तो कोई 1%, कोई 0.5, वो भी मुझे लगता है नंबर थोड़े फज्ड हैं, अपने आप को रिसेशन में ना दिखाएं। तो कुछ भैया पॉजिटिव बता दो इनको।
वो मुझे लगता है फर्स्ट नंबर। तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का इस रफ्तार से बढ़ना अपने आप में एक इकोनॉमिक माइलस्टोन है और सबसे बड़ा आर्थिक अचीवमेंट मैं संजीव मानता हूं। हाँ डॉक्टर शरद कोहली साहब, आपने पीएचडी की अर्थव्यवस्था के मास्टर हैं, नो डाउट। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आदमी बहुत पढ़ लेता है तो फिर वो जो ज्ञान है वो सतही जमीनी ज्ञान ना देके बहुत ऊपर का ज्ञान देता है जो सिर के ऊपर चला जाता है। आप में सर ये कलाकारी आर्ट कहाँ से आई है कि आप एक सुनार की दुकान से उठ के और ट्रम्प तक की जब बात करते हैं तो ट्रम्प भी समझ जाते हैं, और वो सुनार के यहाँ जो ग्राहक बैठा है उसके सामने जो 10,000 रुपए का एक गोल्ड का अंगूठी लेने गया है वो भी समझ लेता है। आपने ये नब्ज कैसे पकड़ी है, ये हम जानना चाहेंगे। जरूरी है सर, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, आपसे भी बात करता हूं, 10 जगह बात करता हूं, लेकिन अर्थ को समझना ठीक उसी तरीके से है जैसे क्राइम क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना और समझना, कानून को समझना, उससे ज्यादा टफ लगता है। अगर आप मुझे समझा रहे हैं तो सुनार की दुकान पे 5,000 का जो चांदी की अंगूठी लेने गया वो भी समझ सकता है। मैं बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाते अब मुझे मुझे संजीव लगता है इसमें मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के आपकी बातों को सर आंखों पर रखता हूँ, और आपने अगर प्रशंसा करी है तो मैं उसको सर आंखों पर लेता हूँ। मुझे लगता है कि व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, एक पुराना फिल्म का गाना है संजीव, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, आपको याद होगा, बहुत पुरानी किसी फिल्म का गाना है। मैं भी उस समय तो मैं भी नहीं था, पर मैंने ये सुना हुआ है। हैं। जी तो जी ये गाना एक संदेश देता है कि भाई दुनिया की जीडीपी बढ़ गई, ये हो गया हमारा, पीएमआई इतना हो गया, हमारा ये वैश्विक अर्थव्यवस्था यहाँ हो गई, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने हो गए, हमारी ये कलेक्शन उतनी बढ़ गई। तो आम आदमी कहता है भाई मुझे क्या लेना, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो मेरा ये थॉट यही से आके आता है कि आपको आपकी जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है, आपका सरोकार उससे है कि मेरी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरी नेटवर्थ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरी तनख्वाह बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरे खर्चे, मैं जब दुकान पे सामान लेने जाता हूं मेरे खर्चे कितने हो रहे हैं, मेरी बचत कितनी हो रही है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी है, मेरा जीवन का स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मेरी जो इकोनॉमिक की थिंकिंग है वो टॉप डाउन नहीं है, उसको मैं बॉटम अप कहता हूं। मैं नीचे से ऊपर को चलता हूं, ऊपर से नीचे को नहीं आता हूं। तो नीचे से ऊपर जब आप चलते हैं तो आप जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति को उसकी भाषा में उसकी बात समझा पाते हैं। और मैं ये भी मानता हूं, क्षमा मांगते हुए कान पकड़ के संजीव बोलता हूं, मुझे लगता है अगर आपने जिस पेड़ पर फल लगते हैं उस पेड़ का एक गुण होना चाहिए कि उसके वजन से उसको झुक जाना चाहिए। अगर वो पेड़ खड़ा रहता है तो आंधी में वो गिर जाएगा और फल भी गिर जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं अगर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है और किसी ने पढ़ाई लिखाई करी है तो पढ़ाई लिखाई दूसरे के ऊपर रुआब मारने के लिए या शो शो के लिए नहीं है। अगर वो पढ़ाई बहुत आपकी सुंदर, आम आदमी के काम ना आई तो वो किसी काम की नहीं। बहुत सुंदर डॉक्टर शरद कोहली साहब। ये फर्स्ट फेज जो बातचीत का है, मैं स्टेट मेरे हिंदी के दर्शकों को बताना चाहता हूं जिस वक्त जुड़े हुए सब्सक्राइबर हमारे जुड़े हुए हैं, कि वो अपने मन की बात मेरी और डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद जो लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिखें, बेबाकी से लिखें, हम उस पर भी अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स हवा में उड़ जाते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं, सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, हम सही जानकारी, वो जानकारी जो डॉक्टर शरद कोहली तक कोई नहीं पहुंच पाता है डायरेक्ट, उसको भी मिले, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, 3 चीजें मेरी नजर में इस साल रही हैं, आपने सब कुछ बताया, बहुत अच्छे से बताया। एक, जीएसटी जब कम हुआ तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी से प्रभावित थे, कारों के दाम इतने घटे कि लाखों की सेल बढ़ गई, एकदम लोग भागे शोरूम्स पे। एक, दूसरा सर आया सोना और चांदी। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी को सीधा डायरेक्ट हिट किया जाते जाते साल में 2025 में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और सोना चांदी सर अब जहां है, वो इसका क्या उथल पुथल, मतलब हिला दिया है, भारत को तो हिला ही दिया कम से कम जीएसटी की कम होने ने, सोना और चांदी के रेट हाइप करने ने। बिल्कुल, जीएसटी के रेट 22 सितंबर से प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को घोषणा करी थी कि ये दिवाली आपकी डबल दिवाली होगी, ये दिवाली पे स्पेशल दिवाली होगी, और वो मंजर दिवाली से पहले ही आ गया 22 सितंबर को। क्योंकि हुआ क्या था कि बीच में सेल गिरने लगी तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर आया कि जीएसटी काउंसिल पे कि भाई आपने एक डेट घोषित कर दी है या तो लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया, इसको जल्दी लाइए। तो 22 सितंबर से जो बदलाव देखा, बिल्कुल देखिए,
अ, कितना किसको लाभ हुआ जीएसटी में, बहुत सारी बातें उठती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने पास ऑन नहीं किया, उन्होंने अपनी अपनी प्राइस बढ़ा दी, उधर जीएसटी घटा दिया, और प्राइस बढ़ा के अपना मुनाफा बढ़ा लिया उसको जीएसटी की आड़ में। परंतु क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको जब भी अब और इसका सबसे अच्छा तरीका है जानने का, सेल वर्ड किसी दुकान के बाहर जब लिखा होता है, आपने कभी नोट करिए कि महिलाएं विशेषकर, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, महिलाएं विशेषकर उस दुकान में एक दफे जरूर झांक के देखती हैं। तो जब भी कोई प्राइस घटाने की बात आती है, तो ये ग्राहक के लिए एक नेचुरल ट्रिगर बन जाता है सामान खरीदने के लिए। तो सस्ता तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अगर मैं अब यहाँ जाने लगे क्या सामान कितना खर्च हुआ, तो शायद बाकी का आपका ये इंटरेक्शन उसी में चला जाएगा। परंतु 28 से 5% भी चीजें आई, 18 से 5% भी चीजें आई, कुछ चीजें जीरो भी हो गई, 12 से 5 भी आई। तो ये जब घटेगा तो प्राइस घटी, तो लोगों को वो सामान खरीदने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। और मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन से बनी हुई है। कंजम्पशन से मेरा अर्थ है कि आप जो हम और आप जाके सामान खरीदते हैं, उस सामान के खरीदने से अर्थव्यवस्था बनती है, 55 से 60% बनती है। तो लोगों ने जब खरीदा तो आपको ये रफ्तार जो 8.2 की थी देखी गई। अब दूसरी बात आपने कही गोल्ड एंड सिल्वर की, मुझे लगता है सालों से, बल्कि पिछले 2-3 साल से दिख रहा है, पर सालों से सोया हुआ गोल्ड एंड सिल्वर ऑल ऑफ ए सडन निवेश की एक ऐसी वस्तु बन गया जिसमें हर व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये मैं आपको एक एक जरूरी बात बता रहा हूं, क्योंकि गोल्ड गोल्ड कम से कम हर घर में पहले ही था। आप और हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि भारतीय घरों में 30,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट है कि घरों में इतना गोल्ड रखा है। तो जिसके घर में आधा किलो रखा है, उस व्यक्ति की नेटवर्थ बढ़ गई। जिसके घर में 100 ग्राम रखा है, उसकी नेटवर्थ बढ़ गई। दो दो कान में पहनने वाले रिंग्स ही रखे हैं, इयररिंग्स रखे हैं, उसकी नेटवर्थ बढ़ गई। और जब बढ़ी तो लोगों ने बढ़ बढ़ के उसको खरीदा भी, कि भाई इसको खरीदा। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय गोल्ड $4,500 पे खड़ा हुआ है, यानी कि 1,40,000 प्रति 10 ग्राम गोल्ड पहुंच चुका है। सिल्वर सिल्वर की तो बात ही मत पूछिए, उसने तो साल का 125% से ऊपर का रिटर्न आज जब हम बात कर रहे हैं तो दे चुका। अभी तो साल खत्म होने में चंद दिन बाकी है। तो मुझे लगा गोल्ड और सिल्वर एक नया निवेश का संसाधन निकल के आया। आज तक खाली पहनने ओढ़ने में उसका इस्तेमाल होता था, सिल्वर का इस्तेमाल ईवीज में होता था, सोलर बैटरीज में होता था, सेमीकंडक्टर चिप्स में होता था। आज ये गोल्ड एंड सिल्वर एक कहूं कि निवेश का संसाधन। और आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं इस साल जिन्होंने अपनी फिक्स डिपॉजिट से पैसा गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट किया, जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड एंड सिल्वर में शिफ्ट किया। कुछ ऐसे भी मुझे लोग मिले जिन्होंने एक आध प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाया, और उनका उनको नुकसानदायक नहीं रहा, उनको वहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो हालांकि गोल्ड और सिल्वर एक निवेश का संसाधन नहीं होता, एक मेटल होता है, कमोडिटी होती है, पर जब बढ़ रहा है तो निवेश का संसाधन अपने आप बन जाता है। तो बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर की ये लैंडमार्क ईयर रहा, जीएसटी के लिए ये लैंडमार्क ईयर रहा है। और 2025 को याद किया जाएगा इतिहास में, संजीव, कि ये वो साल था जिसमें हमारे 9 साल पुराने जीएसटी एक्ट को एक नया स्वरूप दिया, और जिसने गोल्ड एंड सिल्वर को घर घर की चर्चा का विषय बना दिया। और सोशल मीडिया पे गोल्ड एंड सिल्वर को आप खोल के देखें सोशल मीडिया आजकल, तो आपको जो थंबनेल्स मिलेंगे उसमें से कम आधे थंबनेल्स में चमकते हुए गोल्ड बार्स और सिल्वर बार्स आपको दिखाई देंगे, ढेर लगे हुए एक के ऊपर एक, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मुझे लग रहा है इस वर्ष को इसके लिए जरूर याद रखा जाएगा।